हाँ, तो नमस्ते, नमस्कार, प्रणाम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो साथियों, इसके पहले हम जो है 10वीं क्लास के जैव प्रक्रम के श्वसन चैप्टर का हमने पार्ट 1 पढ़ चुके हैं। आज जो बारी है पार्ट 2 में देखेंगे। जैसे कि इसके पहले जो हम आपको बताए थे, श्वसन के कुछ भागों को बताए थे, कैसे श्वसन होते हैं, जैसे एटीपी क्या होता है, अवायवीय श्वसन क्या होता है, वायवीय श्वसन क्या होता है, इस सब के बारे में हम आपको पहले बता चुके हैं। ठीक है। पौधों में श्वसन किस प्रकार के होते हैं ये भी हम आपको बता चुके हैं। जैसे पौधों में श्वसन रंध्रों के द्वारा होता है, पत्र रंध्रों के द्वारा होता है, बड़े वृक्षों में कुछ और तरीके से होता है, और जड़ों में मूल रोम की वजह से ऑक्सीजन को ग्रहण कर दिया जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड को त्याग दिया जाता है। ये तमाम बातों पे हमने पार्ट 1 में इसके बारे में हमने जान चुका है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप पहले उस वीडियो को जाकर के देखें, डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिया गया है। ठीक है। तो चलिए आज हम जानेंगे पार्ट 2 के बारे में। आज जो हमें जानकारी लेना है वो लेना है जंतुओं में शोषण कैसे होता है, इसके बारे में हम लोगों को जानना है। ठीक है साथियों, तो ये जो है हमारा आज का वीडियो जो है पार्ट 2 है। आप इसको जरूर जाके देख लीजिएगा। ठीक है। तो चलिए हम आगे देखते हैं। श्वसन के पार्ट 2 में जंतुओं में गैसों का आदान प्रदान कैसे होता है। जैसे कुछ जंतु होते हैं, ठीक है, जंतु जो होते हैं, जंतुओं में गैस का आदान प्रदान कैसे होता है। जंतुओं में गैस का आदान प्रदान कैसे होता है। ठीक है जी, जंतुओं में गैस का आदान प्रदान कैसे होता है, आज का हमारा ये मुख्य टॉपिक है। ठीक है साथियों, बैकग्राउंड जो साउंड आते हैं आ रहे हैं उस पर थोड़ा सा ध्यान मत दीजिएगा, ये हम क्षमा चाहते हैं। ठीक है, आप बैकग्राउंड साउंड पे ध्यान न देंगे। ठीक है। तो चलिए हम कहेंगे जंतुओं में जो श्वसन होते हैं दो तरीके से होते हैं साथियों। एक होता है मतलब कि निम्न श्रेणी के, जैसे निम्न श्रेणी के कुछ जंतु होते हैं, निम्न श्रेणी के जंतु, निम्न श्रेणी के एक कोशिकीय जंतु, एक कोशिकीय, ठीक है, निम्न श्रेणी के एक कोशिकीय जीव जो होते हैं। एक कोशिकीय जीव में कौन कौन हो जाएगा, जैसे एक कोशिकीय जीव हो जाएगा आपके साथियों, जैसे मान लीजिए अमीबा हो गया, ठीक है, अमीबा हो गया, पैरामीशियम हो जाएगा, पैरामीशियम, ठीक है, ये क्या है, एक कोशिकीय के जीव, एक कोशिकीय जीव है। तो एक कोशिकीय जीवों में जो होता है, ठीक है, श्वसन गैस जो होता है तो ऑक्सीजन था, कार्बन डाइऑक्साइड का जो, ठीक है, जो एक कोशिकीय जीव होते हैं, ठीक है, इनमें ऑक्सीजन या कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान जो है, आदान प्रदान इनकी कोशिका झिल्ली, ठीक है जी, कोशिका झिल्ली, ठीक है, गैसों का आदान प्रदान जो है कोशिका झिल्ली से विसरण द्वारा होता है। ठीक है, किसके द्वारा होता है, तो आप कहिएगा विसरण द्वारा होता है। आई बात समझ में? क्या कहेंगे कि निम्न श्रेणी के जो एक कोशिकीय जीव होते हैं, जैसे अमीबा हो गए, पैरामीशियम हो गए, इनमें क्या होता है, ऑक्सीजन या कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान जो है कोशिका झिल्ली से विसरण क्रिया द्वारा होता है। किस प्रकार होता है, तो आप कहिएगा विसरण क्रिया के द्वारा होता है। वही अगर हम बात करेंगे, ठीक है, वही हम बात करेंगे निम्न श्रेणी के बहुकोशिकीय जीव, ठीक है, निम्न श्रेणी के बहुकोशिकीय जीव, ठीक है। अब ये निम्न श्रेणी के बहुकोशिकीय जीव जो होते हैं, अब जैसे निम्न श्रेणी के बहुकोशिकीय जीव में कौन कौन हो जाएंगे, ठीक है, जैसे मान लीजिए आपका होगा, 1 सेकेंड, हाँ, तो निम्न श्रेणी के जैसे बहुकोशिकीय जीव होते हैं, जैसे मान लीजिए हो गए हाइड्रा, ठीक है, हाइड्रा जैसे हो गए, ठीक है। तो निम्न श्रेणी के जो बहुकोशिकीय जीव हाइड्रा होते हैं, ठीक है, इनमें जो होता है श्वसन गैसों की आदान प्रदान जो होता है शरीर की सतह किससे होता है, किससे होता है, इनमें जो गैसों का आदान प्रदान जो होता है, गैसों का आदान प्रदान, ठीक है, गैसों का आदान प्रदान शरीर की सतह, ठीक है, शरीर की सतह से विसरण द्वारा होता है। ठीक है, किसके द्वारा होता है,
तो आप कहिएगा शरीर की सतह से होता है। ठीक है, आई बात समझ में? किसके द्वारा होता है? तो विसरण द्वारा होता है। आगे समझ में देखिए, निम्न श्रेणी के जो एक कोशिकीय जीव होंगे, कौन से? तो एक कोशिकीय जीव जिसमें अमीबा, पैरामीशियम होते हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड या ऑक्सीजन का आदान प्रदान होता है, गैसों का आदान प्रदान होता है, कोशिका झिल्ली से होता है विसरण द्वारा। ठीक है, वही निम्न श्रेणी के जो बहुकोशिकीय जीव होते हैं, बहुकोशिकीय जीव जैसे हो गया आपका हाइड्रा, हाइड्रा में गैसों का आदान प्रदान जो होगा शरीर की सतह से विसरण द्वारा होता है। किसके द्वारा? तो शरीर के सतह से विसरण के द्वारा जो होता है गैसों का आदान प्रदान होता है। वही बात करेंगे हम अगर उच्च श्रेणी के बारे में, उच्च श्रेणी के जीव। ठीक है, अब देखिए उच्च श्रेणी के जो जीव होते हैं, ठीक है साथियों, उच्च श्रेणी के जो जीव होते हैं, ठीक है, अब ये उच्च श्रेणी के जंतुओं में कौन आ जाएंगे? जीव में कौन आ जाएंगे? जैसे मान लीजिए पक्षी, जैसे हो गए पक्षी, मैमोलिया। ठीक है, पक्षी होते हैं मैमेलिया होते हैं, मैमेलिया। ये मैमेलिया का मतलब क्या होता है? आप कहिएगा सर जी ये मैमेलिया का मतलब क्या होता है? तो मैमेलिया जो होता है ये वैज्ञानिक नाम है। मैमेलिया का मतलब होता है मनुष्य। ठीक है, मनुष्य होता है मैमेलिया का मतलब। ठीक है, जैसे मैमेलिया, अभी जो मैमेलिया होते हैं, ठीक है, इन्हें क्या होता है? अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। इन्हें क्या होता है? अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। आई बात समझ में? इन्हें अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है, तो इन्हें अधिक शोषण करने की भी आवश्यकता होती है ना। इनको क्या करती है? अधिक ऑक्सीजन की भी जरूरत होती है। ठीक है, अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है, और ऊर्जा हमें कहाँ से मिलेगा? तो पोषण शोषण से मिलता है। ठीक है, तो इसलिए इनको क्या मिलता है? अधिक शोषण की भी आवश्यकता होती है। अधिक ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। आई बात समझ में? इन्हें अधिक ऑक्सीजन की भी क्या होती है? आवश्यकता होती है। ठीक है, इसके लिए जो होता है इनके शरीर में विशिष्ट प्रकार के श्वसन अंग पाए जाते हैं। ठीक है, क्या कहेंगे? इसके लिए इनके शरीर में विशेष प्रकार के अंग पाए जाते हैं। ठीक है, आई बात समझ में? विशेष प्रकार के क्या होते हैं कि अंग पाए जाते हैं। ठीक है, अंग पाए जाते हैं। आई बात समझ में? इन्हें क्या होता है? विशेष प्रकार के अंग पाए जाते हैं। अब जैसे जंतुओं में सामान्यतः 3 प्रकार के श्वसन होंगे। जैसे जंतु होते हैं, देखिए इसको पहले समझ लीजिएगा। निम्न श्रेणी बहुकोशिकीय समझ गए। उच्च श्रेणी के जो जीव होते हैं, जैसे पक्षी हो गए, मैमोलिया हो गए, इन्हें अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। जब अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होगी, इसका मतलब ये है कि उन्हें अधिक ऑक्सीजन की भी आवश्यकता होगा। अब जब अधिक ऑक्सीजन की आवश्यकता होगी तो उनमें क्या होगा कि अलग प्रकार के अंग पाए जाते हैं। ठीक है, अलग अलग प्रकार के अंग पाए जाते हैं। जैसे इनके शरीर में एक विशेष प्रकार के अंग पाए जाते हैं। अभी इनकी अगर बात किया जाए, अगर जंतुओं में सामान्यतः 3 प्रकार के श्वसन अंग होते हैं। अगर हम कहेंगे, ठीक है, जंतुओं में सामान्यतः 3 प्रकार के श्वसन अंग पाए जाते हैं। पता है समझ में? जंतुओं में कितने प्रकार के श्वसन अंग पाए जाते हैं? तो आप कहिएगा 3 प्रकार के श्वसन अंग पाए जाते हैं। जैसे हो जाएगा आपका, जैसे हम मान के चलेंगे श्वसन नली या ट्रैकिया कहेंगे। ठीक है, श्वास नली जिसको कहते हैं, श्वास नली हो गए, या आप ट्रैकिया कह सकते हैं। ठीक है, आप ट्रैकिया कह सकते हैं। दूसरे नंबर में कौन हो जाएगा साथियों? दूसरे नंबर में हो जाएंगे जैसे गिल्स, जैसे आपके गिल्स हो जाए। ठीक है, 2 नंबर में हो जाएंगे गिल्स के बाद हो जाएगा जैसे मान लीजिए फेफड़ा, जैसे फेफड़ा। आई बात समझ में? ये मनुष्य में क्या होता है? 3 प्रकार के, मनुष्य नहीं जीव जंतु में, यानी उच्च श्रेणी के जीव होते हैं जो बहुकोशिकीय होते हैं, उनमें सामान्यतः 3 प्रकार के श्वसन अंग पाए जाते हैं। जैसे पहले नंबर में हो जाएगा आपका श्वास नली हो जाएगा। पहले नंबर में क्या हो जाएगा साथियों? श्वास नली हो जाएगा, या ट्रैकिया हो जाएगा, गिल्स हो जाएंगे, या फिर फेफड़े हो जाएंगे। ये उच्च श्रेणी के जंतुओं में होता है जो श्वसन अंग पाए जाते हैं। आई बात समझ में? चलिए, अगर ये आपको अच्छा लग रहा है तो थोड़ी सी सब्सक्राइब कर लीजिए। आप चैनल पे नए हैं तो थोड़ा सा सब्सक्राइब कर लीजिए साथियों, लाइक कर लीजिए, अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिए, ताकि जब भी ये हम वीडियो डालें तो सबसे पहले आप तक नोटिफिकेशन पहुंचे। बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
या फिर कॉपी में नोट डाउन करते चलिए। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। जब हम आपको ऑब्जेक्टिव बताएंगे ना तो इसमें से प्रत्येक ऑब्जेक्टिव आते जाएंगे, ठीक है, जिसको अगर आप लिखे रहिएगा, पढ़े रहिएगा तो फटाफट फटाफट टिक करते चले जाइएगा। आई बात समझ में? चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए तो अब हम आगे देखेंगे, जैसे बात करेंगे हम श्वास नली या ट्रैकिया के बारे में, ठीक है। श्वास नली या ट्रैकिया, आई बात समझ में? श्वास नली या ट्रैकिया। साथियों हम बार बार कह रहे हैं, एक बार फिर से कह दे रहे हैं कि आप बैकग्राउंड साउंड पे ध्यान मत दीजिएगा, क्योंकि ये जो हमारे जो साउंड प्रूफ तो है नहीं, ठीक है। हम छोटी सी मकान में ये वीडियो बना रहे हैं और बगल में जो है वो क्या नाम है, कृष्ण जन्माष्टमी के लिए थोड़ा धूमधाम चलाया जा रहा है, तो आप थोड़ा इसे बुरा मत मानिएगा, क्योंकि साउंड प्रूफ हमारे पास है नहीं, सुविधाएं है नहीं, जिसके वजह से, ठीक है। तो चलिए, श्वास नली या ट्रैकिया क्या होता है, तो क्या कहेंगे, ट्रैकिया द्वारा श्वास कीट, ट्रैकिया द्वारा हम कहेंगे कि ट्रैकिया द्वारा श्वास, ठीक है। ट्रैकिया द्वारा श्वास जो होता है कीट, कीट आपके कीट हो जाएंगे, तिलचट्टा हो जाएगा, तिलचट्टा, ठीक है, तिलचट्टा में होता है, तिलचट्टा में होता है। आई बात समझ में? अब मान लीजिए अगर आपसे कोई पूछे कीट या तिलचट्टा में श्वसन अंग बताइए, तो क्या कहिएगा, ट्रैकिया। क्या कहिएगा, ट्रैकिया, ठीक है। तिलचट्टा या कीट में किस प्रकार के श्वसन अंग पाए जाते हैं, तो आप कहिएगा ट्रैकिया जो होता है, जो होता है पाया जाता है, ठीक है। अब हम बात करेंगे ये जो ट्रैकिया या श्वास नली है ये कैसे कार्य करता है, ठीक है। अगर हम बात करेंगे इसके कार्य के बारे में साथियों, इसके कार्य के बारे में बात करेंगे तो इसमें होता क्या है, तो आप देखिए ट्रैकिया शरीर के भीतर स्थित जो होता है अत्यंत शाखित हवा भरी नली होती है, नलिकाएं पाई जाती है। शरीर के अंदर अत्यंत शाखित और हवा भरी नलिकाएं जो होती है पाई जाती है, जो एक ओर सीधे ऊतकों के संपर्क में होती है और दूसरी ओर जो होता है, दूसरी ओर शरीर की सतह पर श्वासरंध्र होता है, ठीक है। श्वास नामक छिद्रों के द्वारा खुलता है, ठीक है। हम अगर बात करेंगे इसके कार्य के बारे में, तो ट्रैकिया जो होता है, ट्रैकिया शरीर के भीतर अत्यंत शाखित होता है, जो, ठीक है, शाखित होता है, ठीक है, हवा भरी, शाखित होता है, शाखित हवा भरी नलिकाएं हो सकती है, ये भी कह देंगे, शाखित हवा भरी नलिकाएं होती है, ठीक है। शाखित हवा भरी नलिकाएं होती है, ठीक है, नलिकाएं होती है जो एक और सीधे ऊतकों में, जो एक और सीधे ऊतकों में तथा दूसरी ओर, एक और सीधे ऊतकों में तथा दूसरी ओर जो है, ठीक है, दूसरी ओर श्वासरंध्र नामक छिद्र द्वारा खुलता है। दूसरी ओर श्वास रंध्र द्वारा, ठीक है, श्वास रंध्र द्वारा, ठीक है, क्या कहेंगे कि श्वास रंध्र द्वारा, ठीक है, श्वास रंध्र नामक छिद्र में खुलता है। आई बात में, श्वास रंध्र नामक छिद्र में जो है कि खुलता है, ठीक है। तो ये हो गए हमारा जो हो गए, ठीक है, ये हो गया किसके बारे में, तो ट्रैकिया के। एक बात और जानना ये भी है, ठीक है,
कि जो कीट होते हैं, जो कीट या तिलचट्टे होते हैं, उनमें गैसों का आदान प्रदान करने के लिए कोई हीमोग्लोबिन नामक एंजाइम या अन्य कोई एंजाइम जो होता है नहीं पाया जाता है, जिसकी वजह से उनके ऑक्सीजन बांधने की क्षमता भी नहीं है, उनके अंदर, शरीर के अंदर ऑक्सीजन बांधने की भी क्षमता नहीं होता है। ठीक है, तो हम ये भी कह सकते हैं कि जो कीट वगैरह जो होते हैं उनके रक्त में हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता है। पता है समझ में? रक्त में मतलब कीट हो गया, जैसे तिलचट्टा हो गया, इसमें क्या होता है, हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता है। ठीक है, जिसके वजह से उनके अंदर ऑक्सीजन बांधने की क्षमता नहीं होती है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ेंगे गिल्स की तरफ। गिल्स, ठीक है, जैसे गिल्स हो गए। अब साथियों आप जानते हैं कि गिल्स जो है, गिल्स के द्वारा कौन श्वास नली लेता है, मतलब श्वास कौन लेता है गिल्स के द्वारा? तो आप कहिएगा गिल्स जो है मछलियों का श्वसन अंग है। किसका है? तो गिल्स किसका है? तो मछलियों का श्वसन अंग है। ठीक है, तो आप कहिएगा गिल्स जो होता है, गिल्स एक विशेष प्रकार के अंग होते हैं, श्वसन अंग होता है। कहेंगे गिल्स एक विशेष प्रकार के श्वसन अंग है। आई बात समझ में? गिल्स क्या है? एक विशेष प्रकार के श्वसन अंग होते हैं जो जल में घुलित ऑक्सीजन को, जो जल में घुलित ऑक्सीजन को, ठीक है, जो जल में घुलित ऑक्सीजन को जो जल में घुलित ऑक्सीजन का उपयोग, ठीक है, जो जल में घुलित ऑक्सीजन का उपयोग जो है श्वसन में करते हैं। ठीक है, किस में करते हैं? तो आप कहिएगा श्वसन में करते हैं। आई बात समझ में? श्वसन में करते हैं। क्या है गिल्स का काम क्या है? तो गिल्स जो होता है एक विशेष प्रकार के श्वसन अंग होते हैं जो जल में घुलित ऑक्सीजन का उपयोग जो होता है श्वसन में करते हैं। ठीक है, और ये श्वसन जो होता है, श्वसन के लिए गिल्स जो है किसके लिए उपयोगी है? तो मछलियों के लिए ही उपयोगी है। इसके बारे में आप पहले से ही जानते हैं। ठीक है, अब चलिए थोड़ा सा इसके कार्य के बारे में भी जान ले, जो ये कैसे कार्य करता है। तो देखिए सर, ये जो होता है किसी भी मछली में दो जोड़ी, मतलब एक जोड़ी क्या होते हैं, गिल्स पाए जाते हैं। ठीक है, क्या कहेंगे कि मछलियों में एक जोड़ी गिल्स पाए जाते हैं। आई बात समझ में? मछलियों में कितने पाए जाते हैं? तो आप कहिएगा एक जोड़ी गिल्स जो है कि पाए जाते हैं। ठीक है, मछलियों में एक जोड़ी गिल्स पाए जाते हैं। और ये कहाँ होता है? तो आप कहिएगा आंख के जस्ट पीछे होता है। ठीक है, आंख के जस्ट पीछे होता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे समझने वाली बात है, गिल्स जो है, गिल्स जो होता है, देखिए अब यहाँ आप कहेंगे गिल्स जो होता है, गिल्स एक ओर आहार नली में खुलता है, तथा दूसरी ओर, ठीक है, गिल्स क्या होता है? एक नली जो होता है आहार नली में, दूसरी ओर शरीर के बाहर खुलता है, दूसरी ओर शरीर से बाहर खुलता है। आई बात समझ में? दूसरी ओर कहाँ खुलता है? तो आप कहिएगा शरीर से बाहर खुलता है। इस प्रकार गिल्स कोश में होता है, गिल्स पट्टिकाएं पाए जाते हैं। गिल्स कोश में क्या पाए जाते हैं? तो गिल्स पट्टिकाएं पाई जाती हैं। और मछलियों में जल के द्वारा जो मुख्य के आहार नाल से फेरिक्स, मतलब ये आदान प्रदान जो बार बार पहुंचता आते जाते रहता है। ठीक है, तो ये जो शरीर से बाहर चला जाता है, यानी कि हम कहेंगे जो गिल्स लगातार जल के संपर्क में रहने की वजह से, गिल्स होता है लगातार जल के संपर्क में रहने से, तो जल में पाए जाने वाले ऑक्सीजन को क्या करता है? ग्रहण कर लेता है। जल में पाए जाने वाले ऑक्सीजन क्या करेगा? ग्रहण कर लेगा। जब जल में पाए जाने वाले कौन होंगे? श्वास गैस, ऑक्सीजन होंगे या फिर कार्बन डाइऑक्साइड होंगे। उसको क्या करेगा? वो आदान प्रदान रक्त के बीच क्या करता है? विसरण क्रिया के द्वारा करते रहता है।
और उससे क्या होता है, उसको श्वसन मतलब कि ऑक्सीजन जो होता है प्राप्त हो जाता है। क्या कहेंगे कि मछलियों का एक जोड़ी गिल्स पाए जाते हैं। गिल्स एक और आहार नली में खुलता है तो दूसरी ओर कहाँ खुलता है, शरीर से बाहर खुलता है। इस प्रकार गिल्स लगातार जल के संपर्क में रहने की वजह से जल में घुलित ऑक्सीजन को क्या करता है, ग्रहण कर लेता है। जल में घुलित ऑक्सीजन क्या करता है, विसरण क्रिया के द्वारा क्या करता है, वो ग्रहण कर लेता है। ठीक है, और इस प्रकार मछलियों को क्या मिलता है, श्वसन जो होता है हो जाता है, श्वसन कार्य जो होता है हो जाता है। ठीक है, चलिए अगली बार हम अगली जो है अगला टॉपिक है हमारे पास क्या, तो फेफड़ा। ठीक है, अगला टॉपिक है हमारे पास फेफड़ा। फेफड़ा आई बात समझ में, फेफड़ा के बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, फेफड़ा के बारे में ठीक है, तो आप देखिएगा फेफड़ा के बारे में अगर हम बात करेंगे। ठीक है, तो फेफड़ा जो होता है साथियों, फेफड़ा देखिए, फेफड़ा जो होता है उच्च वर्गीय जंतुओं में, उच्च वर्गीय जंतुओं में पाया जाता है। ठीक है, फेफड़ा किस चीज में पाया जाता है, तो आप कहिएगा उच्च वर्गीय जंतुओं में पाए जाते हैं। ठीक है, अब जैसे देखिए ना, जैसे मान लीजिए उच्च वर्गीय जंतुओं में क्या हो गए, जैसे मान लीजिए एम्फीबिया हो गए, जैसे एम्फीबिया वर्ग, जैसे एम्फीबिया आप कहिएगा सर ये एम्फीबिया कौन सा जंतु हो गया, एम्फीबिया हुआ मेढक होता है। एम्फीबिया कौन होता है, मेढक होता है। अब देखिए ये बात करेंगे हम मेढक के बारे में। मेढक में 3 प्रकार के श्वसन अंग पाए जाते हैं। जैसे इनका त्वचा भी श्वसन अंग है। फिर इनके अंदर फेफड़ा भी पाया जाता है। ठीक है, क्या पाया जाता है, फेफड़ा, इनके अंदर फेफड़ा भी पाया जाता है। इनके अंदर हम बात करें तो गिल्स भी पाए जाते हैं। इनके अंदर क्या पाए जाते हैं, तो आप कहिएगा गिल्स भी पाए जाते हैं। यानी कि जो होता है क्या नाम है, मेढक जो होता है इसमें मुख्यतः 3 प्रकार के फेफड़ा मतलब पाए जाते हैं। ठीक है, उसी प्रकार हाँ ठीक है, जैसे सर्प हो गए, लिजर्ड हो गए, कछुआ हो गए, जैसे सर्प हो गए, लिजर्ड हो गए, कछुआ हो गए, मगरमच्छ हो गए। ठीक है, जीव जंतु आप जितने प्रकार के देखते हैं सब में क्या पाया जाता है, फेफड़ा पाया जाता है। जैसे आप मटन खरीदने के लिए जाइएगा तो खस्सी वगैरह होते हैं ना, उसमें आप देखिएगा फेफड़ा जो होता है, फेफड़ा पाया जाता है उसमें भी। मतलब कि कीट पतंगों को छोड़ करके, ठीक है, और इस वर्ग में कीट पतंगों को छोड़ करके, मछली को छोड़ करके बाकी सभी जीव जंतुओं में क्या पाए जाते हैं, तो फेफड़ा पाए जाते हैं। बात आई समझ में। चलिए अब यहाँ पे ये आप समझ गए। ठीक है, एम्फीबिया नामक मेढक हो गया। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, मैमेलिया में क्या होता है, फेफड़ा पाया जाता है। मैमेलिया कौन हो गए, तो जैसे मनुष्य हो गए, मानव हो गए। ठीक है, मैमेलिया, इसमें क्या होता है, उच्च श्रेणी के श्वसन की आवश्यकता होती है, इसलिए इसमें क्या होता है, श्वसन अंग अलग होता है। तो इसमें क्या पाया जाता है, फेफड़े पाए जाते हैं श्वसन करने के लिए। ठीक है, तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, मानव में श्वसन तंत्र किस प्रकार से कार्य करते हैं इसके बारे में भी हम जानते हैं। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, अच्छा लग रहा है ना, चलिए अच्छा लग रहा है थोड़ा सा शेयर भी कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब भी कर दीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो क्या कहेंगे, मानव श्वसन तंत्र। अब टॉपिक है हमारे पास मानव श्वसन तंत्र। ठीक है, मानव श्वसन तंत्र। तो आप जानते हैं, पहले से ही आप जानते हैं कि मानव श्वसन तंत्र क्या होता है, तो आप कहिएगा फेफड़ा। ठीक है, मानव श्वसन तंत्र क्या होता है, फेफड़ा। सबसे पहले कौन होता है, फेफड़ा होता है। लेकिन समझना ये है कि मानव में श्वसन अंग जो होता है कहाँ से स्टार्ट होता है और कहाँ पे जाके अंत होता है, तो आइए जानते हैं। देखिए मानव श्वसन अंग की अगर हम बात करेंगे, श्वसन अंग के बारे में बात करेंगे, ठीक है, तो श्वसन अंग में साथियों सबसे पहले जो होगा क्या होगा, तो नासिक छिद्र होगा। क्या पाया जाता है, नासिक छिद्र पाए जाते हैं। ठीक है, नासिक छिद्र पाए जाते हैं। जैसे नासिक छिद्र यानी कि ये नाक। ठीक है, नाक में कितने छिद्र होते हैं, तो आप कहिएगा सर जी 2 छिद्र होते हैं। ठीक है, नाक में जो होते हैं 2 छिद्र होते हैं और ये आगे जाके क्या होते हैं, घूम जाते हैं। और इसी में पाया जाता है क्या, घ्राण अंग। जो घ्राण अंग का कार्य का क्या होता है,
तो घ्राण अंग के काम होता है सूंघने की क्रिया। क्या होता है? सूंघने की क्रिया, यानी कि घ्राण क्षेत्र पाया जाता है, ठीक है। और घ्राण क्षेत्र में अत्यंत छोटा होता है। जो घ्राण क्षेत्र मानव में जो घ्राण क्षेत्र होता है, क्षेत्र हो जाए, ये क्या होता है? छोटा होता है, जिसकी वजह से मनुष्य की सूंघने की क्रिया, सूंघने की जो क्षमता होती है थोड़ा सा कम होती है। वही बात करें अगर कुत्ता में, तो कुत्ता में घ्राण क्षेत्र बड़ा होता है, जिसकी वजह से उनमें सूंघने की क्षमता जो होता है अधिक पाया जाता है, ठीक है। और इसके जस्ट बाद पाए जाते हैं, ठीक है। वो क्या नाम है? श्लेष्मा ग्रंथि। जो श्लेष्मा ग्रंथि से क्या होता है? श्लेष्मा पदार्थ निकलते रहता है, जिससे चिपचिपा पदार्थ होता है, ठीक है। जो बाहरी वायु के जो हम नाक के द्वारा श्वास लेते हैं, नासा छिद्र के द्वारा जो हम सांस लेते हैं, नासिक छिद्र के द्वारा जो हम श्वास लेते हैं, उसमें बहुत से धूलकण चले जाते हैं। अभी नाक में क्या पाए जाते हैं? बाल पाए जाते हैं। आप देखिएगा, अपने नाक में देखिएगा तो बाल पाए जाएंगे। कुछ मतलब कि रिफाइनरी किया जाता है हवाओं को, मतलब जो हवा होते हैं उसको तो ऑक्सीजन कहेंगे नहीं, क्योंकि उसमें बहुत सारे गैस मिले हुए हैं, तो उसमें रिफाइनरी होता है। उसके बाद किसके द्वारा? तो श्लेष्मा ग्रंथि में जो निकला श्लेष्मा पदार्थ है उसके द्वारा। अब उसमें जो धूलकण होता है श्लेष्मा पदार्थ क्या करता है कि चिपका लेता है, ठीक है। उसके बाद नाक हमारा, उसके बाद कहाँ रहता है? यहाँ पे देखिए, इस प्रकार से हो जाते हैं। उल्टे वाई के आकार के जो है, ठीक है, उल्टे वाई के आकार के जो होते हैं, ये हमारा मान लीजिए क्या हो गया साथियों? फेफड़ा हो गया, ठीक है। ये इसका नाम जो है, इसका नाम क्या है? ट्रैकिया। इसका क्या नाम है? ट्रैकिया, ठीक है। इसका नाम है ट्रैकिया, जो किससे बना होता है? उपास्थि से बना होता है, ठीक है। किससे बनता है? उपास्थि से बनता है। आप देखो होंगे कि जो लोग फांसी वगैरह लगा करके मरते हैं ना, तो ये जो ट्रैकिया होता है, ये क्या होता है? ये टूटता नहीं है, ये क्या होता है? पिचक जाता है, मतलब ये पिचक जाता है। जब ये पिचक जाएगा तो ये क्या होता है? जब हम सांस लेते हैं या सांस छोड़ते हैं तो ये क्या होता है? और उपास्थि है, ये फूलता है, ठीक है। मतलब ये पचकता नहीं है, ठीक है। ये मतलब कि सटता नहीं है, इसमें श्लेष्मा पाया जाता है ना, श्लेष्मा पाया जाता है, जो है चिपकता, मतलब चिपकता नहीं है, ठीक है। तो ये उपास्थि का बना हुआ रहता है। ट्रैकिया किससे बनाता है? उपास्थि का बना हुआ रहता है। उसके बाद ये उल्टे वायु के आकार क्या आता है? अब जब ये आते हैं आपका फेफड़ा हो गया, इसका नाम क्या है? फेफड़ा, ठीक है। अब ये फेफड़ा में क्या होता है? एल्वोलाई पाए जाते हैं। इसमें बहुत सारे एल्वोलाई पाए जाते हैं। अभी जो एल्वोलाई का नाम क्या है? वायु कोष्ठक भी कह सकते हैं। इसका नाम क्या रहता है? वायु कोष्ठक, वायु कोष्ठक, ठीक है। इसका नाम है वायु कोष्ठक। अभी जो वायु कोष्ठक होते हैं, ठीक है, मतलब अगर देखा जाए, ठीक है, तो मनुष्य में जो होता है वायु कोष्ठक लगभग होता है कितना? तो वायु कोष्ठक की संख्या होती है 3 × 10⁸, ठीक है। कितना होता है? 3 × 10⁸ होते हैं। यानी कि जो हमारे पास 2 फेफड़े होते हैं ना, दोनों फेफड़ों को मिलाकर के इसकी संख्या होती है कितना? 3 × 10⁸ होती है, ठीक है। इस तरह फेफड़ों में मनुष्य क्या होता है? गैसों का आदान प्रदान होते रहता है, ठीक है। अगर हम बात करें फेफड़ा की, माने अगर बात करें फेफड़ों की सतही उपलब्ध सतह जो होता है वो कितना होता है? तो अगर आप देखा जाए तो 400 × 800 फीट, 800 फीट, ये इतना बड़ा हमारा फेफड़ा होता है, ठीक है। इतना बड़ा हमारा इसका सतह जो होता है उपलब्ध होता है फेफड़े का, ठीक है। इतना बड़ा हमारे पास फेफड़ा होता है। आई बात समझ में? इतना आप समझ गए। उसके बाद क्या होता है? देखिए, उसके बाद श्वसन की क्रिया कुछ होती है, ठीक है। अगर हम बात करें, ठीक है, अगर हम बात करें इस ट्रैकिया का, ये ट्रैकिया कितना लंबा होता है? ठीक है, तो आप कहिएगा 11 सेंटीमीटर लंबा होता है। ट्रैकिया कितना लंबा होता है? आप कहिएगा 11 सेंटीमीटर लंबा होता है, ठीक है। और अगर बात किया जाए इसके व्यास के बारे में, अगर बात किया जाए, ठीक है, तो 16 mm इसका व्यास होता है, ठीक है। 16 mm जो होता है इसका व्यास होता है। किसका? तो ये ट्रैकिया का। ट्रैकिया होता है 11 सेंटीमीटर लंबा होता है। 11 सेंटीमीटर क्या होता है? तो आप कहिएगा सर लंबा होता है। और इसका व्यास कितना होता है? तो 16 mm जो है इसका व्यास होता है। और ये किससे बना होता है? ट्रैकिया का बना हुआ रहता है, ठीक है। उसके बाद हाँ, ट्रैकिया का बना होता है, समझ गए। और ट्रैकिया के बाद श्वास किसमें पहुंचता है? तो फेफड़ा में पहुंचता है। फेफड़ा में क्या उपस्थित रहते हैं? वायु कोष्ठक उपस्थित है। वायु कोष्ठक की संख्या कितना होता है? 3 × 10⁸ होता है, ठीक है। अगर फेफड़ा की सतही क्षेत्रफल कहा जाए तो 400 × 800 फीट होते हैं। आई बात समझ में? अब समझेंगे हम श्वसन क्रिया के बारे में, ठीक है। इसके बारे में आप समझ गए। चलिए अब थोड़ी सी बात श्वसन क्रिया के बारे में जान लिया जाता है। श्वसन क्रिया, श्वसन क्रिया, आई बात समझ में साथियों। श्वसन क्रिया जो होता है ये 2 प्रकार के होते हैं, ठीक है। श्वसन क्रिया कितने प्रकार के होते हैं? तो आप कहिएगा 2 प्रकार के होते हैं, जिसका नाम पहला होता है प्रश्वास, प्रश्वास। और दूसरा नाम क्या है? तो दूसरा नाम है उच्छ्वास,
उच्छ्वास। उच्छ्वास देखिए, प्रश्वास होता क्या है आप कहिएगा सर जी प्रश्वास क्या होता है। ठीक है, तो प्रश्वास जो होता है साथियों, ये हवा नासिक से फेफड़ों तक पहुंचता है जहां इसकी ऑक्सीजन फेफड़ों की दीवारों से स्थित। ठीक है, देखिए हवा जो होता है नासिक के द्वारा फेफड़ों में पहुंचता है। कहाँ पहुंचता है? फेफड़ों में पहुंचता है। ठीक है, फेफड़ों की दीवारों में स्थित कोशिकाओं में फेफड़ों में जो स्थित कोशिका होते हैं उनके माध्यम से अब ये हवा कहाँ चला जाएगा, मैंने ऑक्सीजन कहाँ चला जाएगा, तो आप कहिएगा सर जी रक्त में चला जाता है। आई बात समझ में? कहाँ चलाता है? तो रक्त में चलाता है। और इसी क्रिया को हम क्या कहते हैं? प्रश्वास कहते हैं। यानी कि हम कहेंगे, हम ये कहेंगे, हम यहाँ पे ये भी कह सकते हैं, मतलब कि अगर इसको शॉर्टकट में देखा जाए, ठीक है, तो हवा नासिक से फेफड़ों तक पहुंचता है। ठीक है, अगर बात कही जाए तो जो हवा होता है, हवा नासिक से फेफड़ों में पहुंचता है। ठीक है, हवा कहाँ पहुंचता है? तो आप कहिएगा नासिक से फेफड़ों मतलब कि फेफड़ों में पहुंचती है। ठीक है, जहां इसका ऑक्सीजन, इसका जो होता है ऑक्सीजन, ठीक है, जहां इसका ऑक्सीजन जो होता है, ऑक्सीजन होता है फेफड़ों की दीवार, फेफड़ों की दीवार कोशिका के द्वारा कहाँ चला जाता है? तो आप कहिएगा सर जी रक्त में चला जाता है। रक्त में चला जाता है। आई बात समझ में? अब ठीक इसके उल्टा यहाँ पर भी होता है, उच्छ्वास में होता है। उच्छ्वास में क्या होता है? तो जो शरीर के रक्त में, ठीक है, रक्त से जो कार्बन डाइऑक्साइड आते हैं वो कहाँ पहुंचते हैं? फेफड़ों में पहुंचते हैं। और फेफड़ों के माध्यम से ट्रैकिया से होते हुए नासिक छिद्र से कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ चले जाते हैं? तो बाहर चले जाते हैं। उच्छ्वास क्या होता है? ठीक इसके उल्टा होता है। ठीक है, अगर मान लेते हैं, अगर आपसे कोई पूछे, ठीक है, अगर आपसे कोई पूछे कि प्रश्वास में और उच्छ्वास में क्या अंतर है, तो आप कहिएगा प्रश्वास हवा नासिक से फेफड़ों में पहुंचता है जहां इसका ऑक्सीजन जो होता है फेफड़ों की दीवार कोशिकाओं के द्वारा रक्त में चला जाता है। और उच्छ्वास में कहा जाए तो रक्त में पाए जाने वाले कार्बन डाइऑक्साइड फेफड़ों की दीवार कोशिकाओं के माध्यम से नासिक छिद्र फेफड़ों द्वारा ट्रैकिया नासिक छिद्र से होते हुए शरीर से बाहर चले जाते हैं। उसको हम कहते हैं उच्छ्वास कहते हैं। आई बात समझ में? अगर जैसे समझना हो तो हम इस तरह भी समझ सकते हैं, जैसे मान लीजिए ये हमारे पास फेफड़ा हो गया। ठीक है, ये हमारे पास क्या हो गया? फेफड़ा हो गया। और ये मान लीजिए ये हमारे पास रक्त साइकिल है, इसको हम कह सकते हैं रक्त साइकिल कह सकते हैं, खुला कह सकते हैं। अब देखिए यहाँ से हम क्या कर रहे हैं? ऑक्सीजन ग्रहण कर रहे हैं। देखिए यहाँ से ऑक्सीजन क्या की? ग्रहण कर लिए। ऑक्सीजन कहाँ चला गया? तो आप कहिएगा फेफड़ा में। किसके माध्यम से? तो श्वसन मार्ग से। ठीक है, श्वसन मार्ग के माध्यम से। अब फेफड़ा अब जो है ऑक्सीजन कहाँ आएगा? इधर आएगा। ठीक है, ऑक्सीजन कहाँ आ गया? इसमें आ गया। ठीक है, ये कहाँ आ गया? तो आप कहिएगा सर जी रक्त के हीमोग्लोबिन। ठीक है, हीमोग्लोबिन के द्वारा ऑक्सीजन को क्या किया गया? ग्रहण कर लिया गया। ठीक है, ग्रहण कर लिया गया। ठीक है, अब ये जो है पूरे साइकिल में चलती हुई, पूरे साइकिल में क्या करेगा? इसको घुमाएगा और फिर आगे चला जाएगा कहाँ? तो रक्त कोशिका में चला जाएगा। किसके पास चला जाएगा? रक्त कोशिका में चला जाएगा। आई बात समझ में? किस में चला जाएगा? रक्त कोशिका में या फिर ऊतक में चला जाएगा। अब ये यहाँ से ऑक्सीजन होते हुए किस में बदल जाएगा? ऑक्सीजन किसको दे दिया गया। अब यहाँ से क्या होगा कि कार्बन डाइऑक्साइड जाएगा, इधर से क्या वापस जाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड जो है बाहर निकलेगा। ठीक है, अब ये कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है रुधिर को, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड किसके द्वारा परिवहन होगा? तो रुधिर के द्वारा। ठीक है, रुधिर द्वारा इसका क्या हो रहा है? तो आप कहिएगा सर जी परिवहन हो रहा है। अब ये परिवहन होते हुए कहाँ चला जाएगा? तो फिर से फेफड़ा में चला जाएगा। ठीक है, किसमें चला जाएगा? फेफड़ा में चला जाएगा। रुधिर के द्वारा इसको ग्रहण किया गया है और परिवहन किया गया। फिर कहाँ चला गया? फेफड़ा में। अब फेफड़ा ट्रैकिया से होते हुए श्वास क्या हो गया? फिर से बाहर निकल गया। और वो बाहर क्या निकला? तो कार्बन डाइऑक्साइड बन कर निकला। अब आप सोचिए, ऑक्सीजन को हम ग्रहण किए,
कोशिका ऑक्सीजन को क्या किए, ग्रहण किए श्वसन मार्ग के द्वारा फेफड़ा में, और फेफड़ा में क्या मिला आपको, कोशिकाएं मिला, और रक्त के जो हीमोग्लोबिन है वो क्या किए, उसको ग्रहण कर लिया, ग्रहण करके कोशिका या ऊतक को दे दिया। अब ये ऊतक कोशिका जो ऑक्सीजन को रख लिया और कार्बन डाइऑक्साइड को वापस कर रहा है। जब ये वापस करेगा तो रुधिर क्या करेगा, उसको ग्रहण करेगा और उसको परिवहन करते हुए कहाँ लेके जाएगा, ये हमारा फेफड़ा है, इसका नाम क्या है, फेफड़ा। ठीक है, फेफड़ा के द्वारा ग्रहण करेगा और वो फेफड़ा ट्रैकिया नासिक छिद्र से होते हुए, नासा छिद्र से होते हुए क्या होगा, बाहर चला जाएगा। इसका मतलब कि हम कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं और ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करते हैं, छोड़ते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार पूरा। अब देखिए, अब यहाँ पे एक और बात आता है, एक और बात आता है। बात क्या होता है, देखिए, ऑक्सीजन प्लस हीमोग्लोबिन प्लस हीमोग्लोबिन मतलब, कहने का मतलब ये है कि जो हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को ग्रहण कर लेगा, ठीक है, जो हीमोग्लोबिन जो है ऑक्सीजन को ग्रहण कर लेगा, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं ऑक्सी हीमोग्लोबिन। उसका नाम क्या रहता है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। आई बात समझ में, उसका नाम क्या रहता है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। अगर जो हीमोग्लोबिन कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण कर रहा है, हीमोग्लोबिन, आई बात समझ में, क्या कहेंगे, जो हीमोग्लोबिन अगर कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करेगा, ठीक है, तो उसका नाम क्या रहेगा, उसका नाम रहेगा कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। आई बात समझ में, क्या नाम रहता है, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। ठीक है, उसका नाम क्या रहता है साथियों, तो आप कहिएगा कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। तो आप क्या समझे, ऑक्सीजन प्लस हीमोग्लोबिन, यानी कि जो हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को ग्रहण करेगा उसका नाम रहेगा ऑक्सी हीमोग्लोबिन, और जो हीमोग्लोबिन कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन करेगा उसका नाम रहेगा कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। ठीक है साथियों, तो इस तरह जो है हमारे आज का चैप्टर श्वसन का चैप्टर था वो खत्म हुआ। ठीक है, आपको जो है अगले वीडियो में अब जो है आपको श्वसन चैप्टर से जितने ऑब्जेक्टिव होंगे वो मिल जाएंगे। ठीक है, तो आप अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए। ठीक है, आपको आपके पास सबसे पहले वीडियो पहुंचे, तक लिए इतना ही के लिए धन्यवाद।